नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट, पिछले सेगमेंट के अंदर हमने अब तक अगर हम बात करें तो अब तक हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण पर बात कर रहे थे। हम किस पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर। देखिए व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अंदर अब तक हमने सबसे पहले क्रेसमर का वर्गीकरण पढ़ा। क्रेसमर से पहले हमने हिप्पोक्रेटस को पढ़ा। किसको पढ़ा? हिप्पोक्रेटस को पढ़ा। और दोस्तों हिप्पोक्रेटस के बाद हमने क्रेसमर को पढ़ा था। और क्रेसमर के बाद दोस्तों हमने किसको पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेल्डन को। किसको पढ़ा था हमने? सेल्डन को पढ़ा था। और सेल्डन के बाद दोस्तों हमने किसकी बात की थी? सेल्डन के बाद हमने बात की थी जूम की। किसकी बात? जूम की बात की थी। जूम को ही हम क्या कहते हैं? यूंग कहते हैं। और 5वें नंबर पर जो हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी वो की थी आइजेंक की। किसकी बात की थी? आइजेंक की। सॉरी, स्प्रेंगर की बात की थी। किसकी बात की थी? स्प्रेंगर की बात की थी। ये अब तक हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को, ये जो दो वर्गीकरण थे वो शारीरिक रचना के आधार पर थे। हम ये कह सकते हैं शारीरिक, सॉरी ये दो नहीं, ये वाले दो जो है क्रेसमर और सेल्डन के, ये क्या थे? शारीरिक संरचना और स्वभाव के आधार पर दिए गए वर्गीकरण थे। और ये जो दो थे वो मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए गए वर्गीकरण थे। और ये जो था वो शरीर द्रव्य के आधार पर, शरीर के द्रव्य के आधार पर दिया गया वर्गीकरण था। तो यहां तक हमने सभी बातों को पढ़ लिया और अच्छे से जान लिया कि शरीर द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हिप्पोक्रेटस ने, क्रेसमर ने कितने बताए, सेल्डन ने कितने बताए। इसके 4 प्रकार थे, ठीक है, काला पित्त, पीला पित्त, ठीक है ना, वो वाले। और क्रेसमर ने 4 बताए थे और सेल्डन ने 3 बताए। जूम ने भी कितने बताए? 3। और स्प्रेंगर ने कुल कितने प्रकार बताए थे? स्प्रेंगर के द्वारा बताए गए जो प्रकारों की संख्या थी वो कितनी थी? इसने 6 आदर्श प्रकार बताए थे। तो ये याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए, यहां तक हमें बातें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं नए बिंदु पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों शील गुण को लेकर। हम बात करने वाले हैं शील गुण सिद्धांत पर। किसकी बात करने वाले हैं? शील गुण सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? शील गुण सिद्धांत, जिन्हें हम वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशनल थ्योरी हम जिसे बोलते हैं। डिस्पोजिशनल थ्योरी हम जिसे बोलते हैं। तो ये शील गुण होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शील गुण जो शब्द दे रखा है यहाँ पे, ये शील गुण शब्द होता क्या है। तो देखिए शील गुण को जानने के लिए हमें ये याद रखना है कि जो व्यक्ति होता है ना, एक मान लीजिए एक व्यक्ति है ये। अब ये एक व्यक्ति क्या भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों से मिलकर बना हुआ है, ये तो हमें पता है। हम एक मकान बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक मकान बनाया, हमने एक मकान बनाया। अब ये जो मकान बनाया था हमने एक एक ईंट को जोड़कर, ईंटों की संरचना से हमने पूर्ण रूप को क्या बोलते हैं? हम उसको मकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकान बोलते हैं। तो हमें व्यक्तित्व की संरचना क्या होती है? भिन्न भिन्न शील गुणों से मिलकर बनी होती है। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का निर्माण जैसे होता है ना, तो एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है? बहुत सारे गुणों से मिलकर होता है। बहुत सारे गुणों से मिलकर होता है। जिस प्रकार एक मकान का निर्माण कई सारी ईंटों से मिलकर, कई सारी ईंटों की संरचनाओं से मिलकर एक मकान का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का निर्माण भी कई सारे गुणों से मिलकर होता है। और ये जो कई सारे गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, ये कई सारे जो गुण होते हैं ये व्यक्ति के अंदर उसके शील गुण को दर्शाते हैं और उसकी आदत को भी दर्शाते हैं। बात आती है कि शील गुण सर कौन सा, हमें कैसे पहचान होगी कि ये शील गुण है, व्यक्ति के अंदर ये शील गुण है, तो हमें कैसे उसकी पहचान करनी है। तो देखिए मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है जी, और एक ये व्यक्ति है।
ये दो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति के व्यवहार के अंदर एक गुण है ईमानदारी, ये ईमानदार व्यक्ति है और ये भी कैसा है, ईमानदार है। ये दोनों ही क्या है, ईमानदार है। बात समझना ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो व्यक्ति हैं, एक नंबर ये व्यक्ति, ये 2 नंबर व्यक्ति। इन दोनों ही व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं कि दोनों ही व्यक्ति कैसे हैं, ईमानदार है। ईमानदारी इनका क्या है, गुण है। क्या है, ईमानदारी इनका क्या है, गुण है। अब मान लीजिए ये 1 नंबर व्यक्ति जो है, 1 नंबर व्यक्ति जो है वो अपने प्रत्येक व्यवहार के अंदर क्या करता है, प्रत्येक व्यवहार में इस ईमानदारी गुण को क्या करता है, इस गुण को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये क्या करता है, परिस्थिति को देखकर ईमानदारी का गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, परिस्थिति को देखकर, परिस्थिति को देखकर कभी कभी गुण को प्रदर्शित। अब ये दोनों ही व्यक्ति क्या ईमानदारी का प्रदर्शन करते हैं। करते क्या है, हमें क्या पता करना है कि शील गुण कौन सा है, तो हमें ये पता करना है इन दोनों व्यक्तियों में कौन सा शील गुण, ईमानदारी किसके अंदर कौन सा शील गुण है, ये हमें पता करना है। ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति अपने प्रत्येक व्यवहार में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी संकट इसके ऊपर आ जाए, तो ये व्यक्ति हमेशा ईमानदारी का गुण विद्यमान इसके अंदर रहेगा। ईमानदारी हमेशा इसके पहले रहेगी, ये ईमानदारी को कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। एक व्यक्ति ये है जो कभी भी ईमानदारी को चाहे किसी भी प्रकार के संकट के समय भी, चाहे किसी भी परिस्थिति में अपने ईमानदारी के गुण को नहीं भूलता, तो ये इसका क्या होगा दोस्तों, ये होगा उसका शील गुण। और ये जो व्यक्ति है वो परिस्थिति को देखकर कभी तो ईमानदारी दिखाता है और कभी किसी परिस्थिति में नहीं दिखाता। तो ऐसा गुण कौन सा होता है, ऐसा गुण हमेशा क्या होता है, आदत होता है। ऐसा गुण कौन सा होता है, ऐसा गुण आदत होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर अपने प्रत्येक परिस्थिति या प्रत्येक व्यवहार के अंदर जिस गुण को दिखाता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, शील गुण कहते हैं। और अगर किसी परिस्थिति के अंदर वह गुण नहीं दिखाता और किसी में दिखाता है, तो हम कह सकते हैं वह व्यक्ति का गुण ना होकर वह क्या होगा, उसकी आदत होगी। वह क्या होगा, उसकी आदत होगी, जो वो कभी तो दिखा देता है और कभी नहीं दिखाता। बात समझ में। अब गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी क्या थे, गांधी जी हम क्या कहते हैं, गांधी जी का, गांधी जी क्या कहते थे, अहिंसावादी बनो। क्या बनो, अहिंसावादी बनो, शांति का मार्ग अपनाओ, शांति का मार्ग अपनाओ। हम कह सकते हैं कि गांधी जी अपने प्रत्येक व्यवहार में अहिंसा की बात किया करते थे। गांधी जी अपने प्रत्येक व्यवहार में अहिंसा की बात किया करते थे, शांति की बात किया करते थे। तो गांधी जी के अंदर क्या है, ये उनका शील गुण है, क्योंकि उनके प्रत्येक व्यवहार में हमें क्या नजर आ रही है, अहिंसा नजर आ रही है। अगर यही गांधी जी कभी तो अहिंसा की बात करते और कभी कहते कि ना जी अहिंसा से तो बात नहीं बनेगी, आपको तो हिंसा करनी ही पड़ेगी। कभी तो कहते कि अहिंसा करो और कभी कहते हिंसा करो, तो क्या हो जाता, वो उनकी आदत हो जाती। वो आदत के साथ अपना व्यवहार बदल लेते। क्या कर लेते, परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते। आपको याद ये रखना है कि शील गुण के बारे में आपको क्या याद रखना है, जो व्यवहार या जो गुण हमारे प्रत्येक व्यवहार में स्थान रखता हो वह क्या होता है, शील गुण होता है। और जो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे या नहीं दिखाई दे वह क्या होगी, वह हमारी क्या होगी, आदत होगी। क्या होगी,
आदत होगी। जब हम कुछ परिस्थितियों में ईमानदारी तो दिखाते, इसने कुछ परिस्थितियों में तो ईमानदारी दिखाई और कुछ में इसने नहीं दिखाई, तो वह उसकी क्या होगी, आदत होगी। और इसने प्रत्येक परिस्थिति में ईमानदारी का गुण दिखाया, इसलिए इसका क्या होगा, शील गुण। सीधी सीधी बात हमें ये याद रखनी है कि जो शील गुण होता है ना, वो व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन होता है। क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन क्या कहलाता है, हमारा शील गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा शील गुण कहलाता है। सीधा सीधा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शील गुण का तात्पर्य क्या है, शील गुण का अर्थ क्या होता है, तो शील गुण का मतलब होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन करना ही क्या है, शील गुण है। क्योंकि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन जब होगा, देखिए मान लीजिए इस व्यक्ति के अगर व्यवहार का हमें वर्णन करना है तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। इसके अंदर एक गुण है कि ये व्यक्ति क्या है, ईमानदार। हम गांधी जी के अगर व्यवहार का अगर हमें वर्णन करना तो हम कह सकते हैं गांधी जी कैसे हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, शांतिवादी व्यक्ति हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गांधी जी के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं, उनके व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि उनके शील गुण के आधार पर उनके व्यवहार का हमें क्या लग जाता है, पता लग जाता है कि उनका व्यवहार कैसा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि शील गुण जो है वो व्यक्ति के व्यवहारों का क्या है, वर्णन करना कहलाता है। अब इसमें एक लाइन और याद रख लेना कि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन तो क्या कहलाता है, शील गुण कहलाता है। परंतु दोस्तों परंतु क्या होगा, परंतु यह शील गुण कहलाने के लिए क्या है, व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन करना शील गुण कहलाता है। परंतु अगर शील गुण कहलाना है उस व्यवहार को, तो उसे ये याद रखना है कि उस गुण की उसके उस व्यवहार के अंदर कैसी होनी चाहिए। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें उसके व्यवहार में उस गुण की कैसे क्या होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं सहबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सहबद्धता, या हम इसे कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम इसे कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंसी संगति या सहबद्धता का मतलब क्या हुआ कि हमारे प्रत्येक व्यवहार में वह गुण नजर आए, इसी को हम क्या कहते हैं, शील गुण कहते हैं। लेकिन गुण व्यवहारों का वर्णन, तो व्यक्ति में बहुत सारे व्यवहार हैं, बहुत सारे गुण हैं। प्रत्येक गुण को हम शील गुण नहीं कह सकते। प्रत्येक गुण को हम क्या नहीं कह सकते, शील गुण नहीं कह सकते। शील गुण तो सिर्फ वही कहलाएगा जो उसके प्रत्येक व्यवहार में हमें नजर आ रहा हो। जैसे गांधी जी के अंदर और भी बहुत सी चीजें थी, परंतु अहिंसा क्या उनकी हर लाइन के अंदर नजर आता था, हर बात में नजर आती थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अहिंसा का उनके अंदर शील गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शील गुण, जो उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है कि अहिंसा की वजह से हम इनके को, मतलब अहिंसा के नाम से हम गांधी जी को पहचान जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को अलग पहचान या लोगों से अलग करने का काम कौन करता है, शील गुण करता है। तो यहां तक बात समझ में आई दोस्तों कि शील गुण होता क्या है कि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, शील गुण। बेशर्त वह व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार के अंदर संगति रखता हो, वह व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार में क्या रखता हो, संगति रखता हो, सहबद्धता रखता हो या कंसिस्टेंसी रखता हो, ऐसा गुण क्या कहलाएगा, शील गुण कहलाएगा। ये बात हमें दिमाग में फिट कर लेनी है। सीधी सीधी बात फिट कर लो कि जो व्यवहार आपके प्रत्येक व्यवहार में प्रत्येक परिस्थिति के अंदर नजर आए वह गुण क्या है, शील गुण है। और जो कभी कभी नजर आए वह गुण क्या होगा, वह गुण आपकी आदत होगा। वह गुण क्या होगा, आपकी आदत होगा, हैबिट्स कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, हैबिट्स। क्योंकि आदत एक ऐसी चीज है जिसको हम क्या है हर समय नहीं दिखा सकते किसी को, वो कभी कभी नजर आती है। गुण जो होगा ना हमारा, जो मजबूत गुण होगा वो गुण कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा। अब एक व्यक्ति है जो हमेशा सच बोलता है और उसे आप कभी कहोगे भाई तू झूठ बोलेगा आज, तो वो कितना ही झूठ बोलने की कोशिश करे, कब उसके मुंह से कुछ ना कुछ तो सच निकल ही जाएगा। क्या निकल जाएगा, सच निकल ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई का क्या है, शील गुण है। अब इस व्यक्ति को कितना ही कह दो भाई तू चोरी कर ले, ईमानदारी मत दिखा, परंतु ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो आपको ये ईमानदारी दिखाई देगा। और ये व्यक्ति क्या है, इसको 500 रुपए की जरूरत है,
और देखिए इसके सामने किसी का पर्स गिर गया, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, उस पर्स को उठाएगा, अरे यार 500 रुपए, मेरे को 500 रुपए की तो जरूरत है आज, तो वो उस समय ये भूल जाएगा उस गुण को। और इस व्यक्ति को भी मान लीजिए किसी दिन पैसे की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है, इसके सामने पर्स गिरा, परंतु ये नहीं देखेगा कि मुझे जरूरत है, ये देखेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे ईमानदारी दिखानी है, सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे ईमानदारी के रास्ते पे चलना है, चाहे मुझ पर कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, मुझे ईमानदारी ही दिखानी है। तो उसके प्रत्येक व्यवहार में हमें क्या नजर आता है, गुण नजर आएगा ईमानदारी का, वह गुण क्या होगा, उसका शील गुण होगा। और अगर जिसकी परिस्थितियों के अनुसार वो अपने गुण को भूल जाए या कभी कभी प्रदर्शित करे, तो वह क्या होगा, उसकी आदत होगी। बात समझ में आई दोस्तों, सीधी सीधी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई जी, ठीक है ना। कुछ लंबी चौड़ी ऐसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात तो मैंने की नहीं है, सीधी सीधी बात की है कि प्रत्येक व्यवहार में नजर आने वाला गुण क्या होगा, हमारा शील गुण होगा, और जो कभी कभी नजर आएगा आदत होगा। और सीधी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन क्या कहलाता है, शील गुण कहलाता है। परंतु आवश्यक है कि उस गुण का उसके व्यवहार में क्या होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात हमने की है, ज्यादा लंबी चौड़ी हमने बात की नहीं। अब चलते हैं आगे शील गुण के सिद्धांत पर। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे शील गुण के सिद्धांत को लेकर। देखिए शील गुण का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया उस व्यक्ति का नाम था ऑलपोर्ट। क्या नाम था उसका, ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दोस्तों, शील गुण सिद्धांत। आज हम बात करेंगे इस सिद्धांत के बारे में। क्या बात करेंगे इस सिद्धांत के बारे में, थोड़ा सा लंबा सिद्धांत है ये, थोड़ा सा क्या है, बड़ा सिद्धांत है, तो क्लास लंबी भी जा सकती है आपकी आज। तो देखिए ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है शील गुण का सिद्धांत, ध्यान से समझना, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है ये व्यक्तित्व के अंदर। देखिए ऑलपोर्ट का शील गुण का सिद्धांत, ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है ना वो एक ऐसा सिद्धांत है जो मानवतावादी और व्यक्तित्ववादी दृष्टिकोणों पर आधारित होने के कारण, और या हम ये कह सकते हैं कि ऑलपोर्ट का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो मानवतावादी और व्यक्तित्व दृष्टिकोणों के से मानव व्यवहार का अध्ययन करने का एक अनुपम संगम हमें इस सिद्धांत में देखने को मिलता है दोस्तों। एक व्यक्ति के व्यवहार का पूर्ण रूप से अध्ययन करना, इस सिद्धांत के अंदर हमें क्या नजर आता है, गुण नजर आता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप में जानने के लिए ये सिद्धांत जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है एक व्यक्ति को। देखिए ऑलपोर्ट ने जब अपना सिद्धांत दिया था ना, ऑलपोर्ट ने जब अपना सिद्धांत शुरुआत में दी थी तो ये सिद्धांत था व्यक्तित्व का सिद्धांत। देखिए परंतु जब हम शील गुण को पढ़ते हैं तो इसका सिद्धांत जो है वो कुछ ना कुछ मिलता जुलता है किससे, शील गुण से। इसीलिए सिद्धांत को क्या कहा है, कहना है क्या कहा जाने लगा, ऑलपोर्ट का शील गुण का सिद्धांत। क्योंकि शील गुण की स्पष्ट व्याख्या जो है वो ये सिद्धांत करता है। क्या करता है, शील गुण की स्पष्ट व्याख्या जो है वो ये सिद्धांत करता है। और ये जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है ऑलपोर्ट ने अपना जो सिद्धांत है, तो हमें ये याद रखना है कि ऑलपोर्ट 1906, क्या 1906, इस सिद्धांत को हम और किन अन्य नाम से जानते हैं, तो इसे विशेष उपागम, क्या है, विशेष उपागम, विशेष उपागम, या हम इस सिद्धांत को शील गुण उपागम का भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों शील गुण उपागम, हम ये कह सकते हैं कि ऑलपोर्ट को विशेष उपागम और शील गुण उपागम का क्या माना जाता है दोस्तों, जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शील गुण उपागम का जनक कौन है,
तो ऑलपोर्ट है यही पहला व्यक्ति था जिसने शील गुण के ऊपर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑलपोर्ट के लिए व्यक्तित्व संरचना की इकाई क्या थी? ऑलपोर्ट का ने जो अपने व्यक्तित्व की संरचना की इकाई, या हम ये कह सकते हैं कि जो अपना सिद्धांत दिया उसमें जो इकाई को रखा यानी कि एक आधार रखा, तो वह आधार क्या था अपने सिद्धांत का? वह आधार था शील गुण। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। तो सीधा सीधा हमें याद रखना है कि ऑलपोर्ट का शील गुण का सिद्धांत, ऑलपोर्ट को विशेष उपागम और शील गुण उपागम का जनक माना जाता है, और इसके सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण इकाई थी वह क्या थी? शील गुण थी। क्या थी? शील गुण थी। तो यहां तक हमें याद रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि ऑलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं। ये सिद्धांत दिया गया तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या बनती है। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें, तो पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, तो व्यक्तित्वशील गुण सिर्फ सैद्धांतिक संपत्ति नहीं होते बल्कि वे वास्तविक होते और व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये? सैद्धांतिक नहीं होते। हम क्या कह सकते हैं? इसे सैद्धांतिक नहीं हो सकते। व्यक्तित्वशील गुण सिर्फ व्यक्तित्वशील गुण सिर्फ सैद्धांतिक संपत्ति नहीं होते। क्या नहीं होते दोस्तों? सैद्धांतिक संपत्ति नहीं होते, ये वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं ये वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये वास्तविक होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? उसके भीतर पाए जाते हैं, यानी उसकी आंतरिक संरचना में, ये आंतरिक गुणों के अंदर उसके पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उसके आंतरिक विकास की एक कड़ी होती है। कौन? उसके शील गुण, जो एक सैद्धांतिक संपत्ति नहीं है, जिन्हें बनाया नहीं जा सकता। ये तो केवल क्या होते हैं? हमारे आंतरिक गुणों के अंदर समावेशित होते हैं। कौन से गुण? ये शील गुण दोस्तों। तो ये सैद्धांतिक संपत्ति नहीं है। संपत्ति का मतलब तो जानते हो, कॉन्सेप्ट नहीं है, सिद्धांतिक कॉन्सेप्ट नहीं है ये, जिससे कि हम अध्ययन जिसका हम अच्छे से कर सकें, अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये तो हमारे अंदर पाए जाते हैं, हमारी वास्तविकता के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वास्तविक रूप में विद्यमान होते हैं, जिनका अध्ययन संभव नहीं। दूसरी विशेषता दोस्तों, ये तो पहली विशेषता थी, बात समझ में है। अब दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसका व्यवहार निर्देशित होता है। शील गुण से क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित क्या होता है दोस्तों? निर्देशित होता है, जिस कारण वह सफल व्यवहार करता है। क्या करता है? सफल। देखिए, व्यवहार निर्देशित होने का मतलब क्या होता है? व्यवहार निर्देशित होता है किससे? शील गुण से। अभी मैंने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है? ईमानदारी का गुण है। कौन सा है? जो उसकी प्रत्येक परिस्थिति में नजर आता है, वह गुण क्या होगा? उसका शील गुण। अब उसमें शील गुण कौन सा है? ईमानदारी है। तो इस ईमानदारी की वजह से क्या होगा? उसका प्रत्येक व्यवहार कैसा होगा? निर्देशित होगा सिर्फ ईमानदारी की वजह से। उसके शील गुण का प्रभाव उसके प्रत्येक व्यवहार के ऊपर हमें नजर आएगा। उसके एक शील गुण का जो प्रभाव है उसके प्रत्येक व्यवहार में हमें नजर आएगा। जिस प्रकार से गांधी जी का शील गुण था अहिंसा, और अहिंसा के शील गुण होने के कारण उनके प्रत्येक व्यवहार में हमें वो नजर आता था। इसीलिए कहते हैं कि जो शील गुण होता है वो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है? निर्देशित करता है। क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार को
निर्देशित करता है। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। उसके बाद तीसरी परिभाषा, देखिए तीसरी इसकी परिभाषा क्या है? शील गुण एक ऐसी विशेषता है जो एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं होते। क्या है? शील गुण एक ऐसी विशेषता है जो एक दूसरे से अलग नहीं होते परंतु परस्पर व्यापी होते। क्या होते हैं? बल्कि ये कुछ आदत क्या होते हैं? एक दूसरे से व्यापी होते हैं हमारे व्यवहार के अंदर। देखिए शील गुण एक ऐसी विशेषता है जो एक दूसरे से अलग नहीं होती। देखिए हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे इस व्यवहार के अंदर केवल एक ही शील गुण पाया जाता है। हमारे व्यवहार के अंदर एक से ज्यादा शील गुण भी पाए जा सकते हैं, और जो एक से ज्यादा शील गुण जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग नहीं होते। मैं उनका जो संबंध होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से वो संबंधित होते हैं। मान लीजिए अगर हम गांधी जी का ही उदाहरण ले तो गांधी जी के अंदर क्या है? अहिंसा क्या थी? उनके अंदर उनका शील गुण था। मान लीजिए अहिंसा उनका शील गुण था, परंतु अहिंसा के साथ में बहुत से ऐसे शील गुण हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे, यानी कि सत्य बोलना। क्या था? सत्य, कर्तव्य निष्ठा। ये क्या है? कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या थे? ये भी उसके क्या थे? शील उनके क्या थे? शील गुण थे। गांधी जी के क्या थे? शील गुण थे जो उसके प्रत्येक व्यवहार में जुड़े हुए थे। अब क्या अहिंसा एक मूल के अंदर हो सकता है, एक व्यवहार मूल के अंदर हो सकता है, परंतु ये नहीं कह सकते कि व्यवहार हमारे व्यवहार में केवल एक ही शील गुण तो ये काफी सारे हैं। उन शील गुणों में एक केंद्र बिंदु भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये जो प्रत्येक व्यवहार है वो क्या है? इस शील गुण से क्या होंगे? ये एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए। अब जो मान लीजिए कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा चोरी करेगा। सत्य बोलने वाला चोरी कैसे करेगा? अगर चोरी करने तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो झूठ चोरी करेगा ही नहीं, ईमानदार होगा वो। यानी कि हमारा शील गुण जो है वो एक से ज्यादा शील गुण हमारे व्यवहार में पाए जाते हैं, और प्रत्येक शील गुण का एक दूसरे शील गुण के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। क्या है? चौथी विशेषता जो है इसकी, चौथी विशेषता क्या होगी? कि जो शील गुण है हमारे, शील गुण क्या होते हैं? परिस्थिति में परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? परिस्थितियों में परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। एक परिस्थिति में उत्पन्न होंगे और दूसरे में नहीं होंगे। तो ऐसा ही होता, दूसरी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होते। तो देखिए ऐसे शील गुण भी होते हैं हमारे जीवन के अंदर जो शील गुण तो है, परंतु इतनी महत्वपूर्ण भूमिका भी वो नहीं रखते कि हमारे प्रत्येक व्यवहार में नजर आए। ये ऑलपोर्ट ने कही थी बात, कि ऑलपोर्ट ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि जी शील गुण इतना मजबूत हो कि वो हमारे प्रत्येक व्यवहार में नजर आए। इतना मजबूत भी शील गुण भी हो सकता है, और एक ऐसा शील गुण भी हो सकता है जो जरूरी नहीं कि वो हमारे प्रत्येक व्यवहार में नजर आए। वो परिस्थितियों को देखकर भी बदल भी सकता है अपने शील गुण को। क्या कर सकता है? शील गुण को बदल भी सकता है। आपने राजस्थान के क्रांतिकारियों को पढ़ा होगा, आपने राजस्थान के क्रांतिकारियों को पढ़ा होगा। इन क्रांतिकारियों के अंदर अगर मैं बात करूं, सागरमल गोपा नाम सुना होगा आपने, ठीक है। सागरमल गोपा की आपने बात सुना होगा। सागरमल गोपा अपने जीवन के प्रारंभिक समय के अंदर जब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे, तो उस समय वो क्या थे? वो गरम दल के नेताओं के अंदर गरम दल का समर्थन करते थे, यानी कि क्रांतिकारी थे वो। क्या थे? क्रांतिकारी। परंतु 1829 के समथिंग वो क्या कर लेते हैं? वो अहिंसावादी
बन जाते हैं। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद में वो क्या बन जाते हैं, अहिंसावादी। यानी कि उन्होंने अपना जो शील गुण था वो क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया परिस्थिति को देखते हुए। जेल के अंदर 20 वर्ष का उन्हें कठोर कारावास हुआ था, परंतु बाल गंगाधर तिलक वगैरह की जो सिफारिश की वजह से उन्हें 5 साल बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। और उसके बाद कुछ वर्षों तक वह क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहे और अंत में जाकर वो क्या करते हैं, वो गांधी जी से संपर्क में आते हैं और गांधी जी के संपर्क में आने के बाद में वह क्या कर लेते हैं, अहिंसावादी बन जाते हैं, हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो शुरुआती जो प्रारंभिक समय में जो उनमें शील गुण था, क्या था, क्रांतिकारी, ठीक है, गरम दल को समर्थन करते थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, परिस्थिति के अनुसार अपने शील गुण को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। क्या कर लिया, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित कर लिया। तो यानी परिस्थितियों में यह परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, परिस्थितियों में ये परिवर्तित हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में, ये तो थी इसकी विशेषता। हमें 4 विशेषताएं याद रखनी है, महत्वपूर्ण कि व्यक्तित्वशील गुण में एक सैद्धांतिक संप्रत्यय नहीं होता, ये वास्तविक होता है और हमारे भीतर पाया जाता है। व्यक्तित्व का व्यवहार क्या होता है, शील गुण से निर्देशित होता है और शील गुण एक ऐसी विशेषता है जो एक दूसरे से अलग नहीं होती और ये परिस्थितियों में परिवर्तित होते हैं। ये 4 विशेषताएं अगर आप याद रख लेते हैं, 4 बातें अगर आप याद रख लेते हैं, तो शील गुण से आया हुआ प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सिद्धांत, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सिद्धांत के अंदर। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अंदर जब हम आगे की बात करें तो हमें याद रखना है कि जो ऑलपोर्ट था, ऑलपोर्ट ने अपने शील गुण के सिद्धांत के अंतर्गत शील गुण को 2 भागों में बांटा। क्या बांटा, शील गुण को 2 भागों में बांटा। पहला था दोस्तों, इसके अंदर उसने बताया था कि सामान्य शील गुण। कौन सा शील गुण, सामान्य शील गुण। कौन सा शील गुण बताया, सामान्य शील गुण। और जो दूसरा इसने शील गुण बताया वह शील गुण बताया था वैयक्तिक शील गुण। कौन सा शील गुण बताया था, वैयक्तिक शील गुण। कौन सा दोस्तों, वैयक्तिक शील गुण। ये 2 इसने शील गुण बताए थे, और सामान्य शील गुण और वैयक्तिक शील गुण। परंतु इसने वैयक्तिक शील गुण को भी आगे कितने भागों में बांट दिया दोस्तों, 3 भागों में बांट दिया। पहला इसने वैयक्तिक शील गुण के अंदर क्या नाम दिया, वैयक्तिक शील गुण के अंदर इसने पहला जो बताया वो था, कौन सा था, कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती। कौन सा था, कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती। कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती, ठीक है ना। और जो दूसरा बताया ना कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती के अलावा केंद्रीय पूर्ववर्ती। कौन सा, केंद्रीय पूर्ववर्ती। केंद्रीय पूर्ववर्ती। केंद्रीय पूर्ववर्ती। और तीसरा गौण पूर्ववर्ती। कौन सा बताया था, गौण पूर्ववर्ती। अब हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। पूर्ववर्ती को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शील गुण कहते हैं। क्या याद रखना, पूर्ववर्ती का मतलब यहाँ पे क्या है, शील गुण का है, शील गुण से तात्पर्य है, ठीक है ना। कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती या कोऑर्डिनल शील गुण हम कह सकते हैं, केंद्रीय पूर्ववर्ती या केंद्रीय शील गुण कह सकते हैं, और गौण पूर्ववर्ती यानी गौण शील गुण कह सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो ऑलपोर्ट था उसने अपने सिद्धांत के अंतर्गत शील गुणों को 2 भागों में बांटा, सामान्य शील गुण और वैयक्तिक शील गुण। और वैयक्तिक शील गुण को भी इसने आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती या कोनी यानी कोऑर्डिनल शील गुण। तो दूसरा इसने केंद्रीय पूर्ववर्ती, और जो तीसरा था गौण पूर्ववर्ती। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले सामान्य शील गुण की। कौन सी बात, किसकी बात करते हैं, सामान्य शील गुण की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सामान्य शील गुण की। इसकी बात करेंगे, सामान्य शील गुण की। समझने वाली बात है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें इसमें नहीं है, एक एक बात से, एक एक लाइन से आप समझ जाएंगे। देखिए सामान्य शील गुण का मतलब क्या होता है। सामान्य शील गुण का तात्पर्य ऑलपोर्ट ने क्या बताया कि ये क्या होता है, एक ऐसा गुण जो होता है वो क्या होता है, जनरल होता है, सामान्य होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नजर आता है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नजर आने का मतलब यह क्या होता है, ये जो सामान्य शील गुण है वो इसका प्रभाव क्या होता है, किसी संस्कृति या समुदाय का उस गुण के ऊपर उसका क्या होता है, प्रभाव होता है।
इस सामान्यशील गुण के ऊपर संस्कृति और समुदाय का क्या होता है, प्रभाव होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नजर आता है। क्या आता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हमें क्या आता है, नजर आता है। ऐसा शील गुण क्या बताया था, सामान्यशील गुण बताया था। ये क्या होता है, सतही अभिव्यक्ति की झलक, इसमें क्या मिलती है हमें, सतही अभिव्यक्ति की झलक नजर आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक समुदाय है, अब मान लीजिए ये एक समुदाय है, इस समुदाय के अंदर ये बहुत सारे क्या है, लोग हैं। अब ये जितने भी लोग हैं इस समुदाय के अंदर, इस समुदाय के अंदर जितने भी ये लोग हैं, इनके प्रत्येक व्यवहार में हमें क्या नजर आएगा, सामान्य एक ऐसा गुण नजर आएगा जो इनके प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में नजर आएगा। इस गुण को हम क्या कहते हैं, सामान्यशील गुण कहते हैं। एक समुदाय है जिसे हम कहते हैं भील, एक समुदाय है मेरा, ये क्या है, जनजातियां हैं, समुदाय है, ये संस्कृति है अलग इनकी, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि आज अगर हम बात करें कि राजस्थान के, अगर हम इधर अगर हम बात करें प्रतापगढ़ इन एरिया की अगर हम बात करें, तो इन लोगों का व्यवहार के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाएगा तो इनमें सब व्यक्तियों में पाया जाएगा। इस जाति के अंदर एक ऐसा गुण तो होगा विद्यमान जो उनके प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नजर आएगा, और उनके अंदर भी एक ऐसा गुण होगा जो उनके प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। अगर कोई ब्राह्मण की बात करूं तो देखिए इस ब्राह्मण जाति के अंदर एक समुदाय है ब्राह्मण, इस समुदाय के अंदर भी क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण होगा जो उसके समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति में नजर आएगा, तो वह क्या होगा, सामान्यशील गुण होगा। किसके अनुसार, ऑलपोर्ट के अनुसार। सीधा सीधा याद रखना, ऑल सामान्यशील गुण का मतलब क्या होता है, कॉमन ट्रेट होता है। ये क्या होती है, कॉमन ट्रेट होती है। कॉमन ट्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन ट्रेट का मतलब ये एक ऐसा गुण है जो कॉमन हो, सभी व्यक्तियों के अंदर पाया जाए। ऐसा भी नहीं है कि समुदाय के अंदर ही होता है, ये हमारे संसार के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हमें नजर आता है। क्या होता है, सामान्यशील गुण। एक ना एक तो ऐसा शील गुण होगा जो प्रत्येक व्यक्ति में नजर आता है, ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये क्या होता है, कॉमन होता है, जनरल होता है, सामान्य होता है। ये कोई मौलिक शील गुण क्या है, ये एक ऐसे शील गुण होते हैं जो क्या है, सामान्य शील गुण एक ऐसे शील गुण होते हैं जो मौलिक नहीं होते या व्यक्तिगत नहीं होते। ये क्या होते हैं, जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति में हमें नजर आते हैं। अब क्या होती है कि सामान्यशील गुण का मतलब क्या था, ऑलपोर्ट का बताने का, सामान्यशील गुण का मतलब ऑलपोर्ट का बताने का यही था कि जो सामान्यशील गुण होते हैं ना दोस्तों, सामान्यशील गुण के अंदर हमें एक एक व्यक्ति अगर व्यवहार का अध्ययन करना है, अगर मान लीजिए सामान्यशील गुण के अंदर अगर हम बात करें, हमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो इस समुदाय के किसी एक व्यक्ति को पकड़कर इस पूरे समुदाय का अध्ययन कर लीजिए, आपको प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार नजर आ जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन हो जाएगा। परंतु व्यक्तिगत शील गुणों के अंदर हमें केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन होता है, और सामान्यशील गुण के अंदर पूरे समुदाय का अध्ययन करना पड़ता है हमें, ये बात याद रखना। सामान्यशील गुण के अंदर संपूर्ण समुदाय का अध्ययन करना पड़ता है, संपूर्ण समुदाय का, ये बात हमें याद रखनी है। तो ये कुछ 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक, सामान्यशील गुण का मतलब ये संस्कृति और समुदाय का प्रभाव इस गुण के ऊपर होता है। संस्कृति और समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये गुण नजर आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में ये नजर आ सकते हैं, ये व्यक्तिगत नहीं होते, ये क्या होते हैं, सामुदायिकता इनके अंदर नजर आती है। और इसके अध्ययन के लिए हमें समुदाय का अध्ययन करना पड़ता है, व्यक्तिगत अध्ययन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहां तक समझ में आई। अगला बताया मैंने दोस्तों, अगला कौन सा बताया था, व्यक्तिशील गुण। व्यक्तिशील गुण, अब ये क्या होगा, ये सामान्यशील गुण तो समुदाय के अंदर है, परंतु व्यक्तिशील गुण एक ऐसा गुण है जो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये प्राकृतिक शील गुण होता है। व्यक्तिगत शील गुण जो होता है वो एक प्राकृतिक शील गुण होता है। कैसा शील गुण होता है, प्राकृतिक शील गुण होता है। ये क्या होगा, प्राकृतिक शील गुण होता है दोस्तों। ये क्या होता है, प्राकृतिक शील गुण होता है। और हम ये बात याद रखते हैं कि इससे तात्पर्य ऐसे शील गुण से होता है जो व्यक्ति विशेष में पाया जाता है। ये क्या है, ये व्यक्ति विशेष में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, व्यक्ति विशेष में पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? व्यक्ति विशेष में पाया जाता है। तो व्यक्ति विशेष का मतलब क्या होता है? देखिए, इस पे किसी ना तो किसी समुदाय का प्रभाव पड़ता है, ना ही किसी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? भिन्न भिन्न रूप में हमें नजर आता है। क्या आता है? हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न रूप में नजर आता है। इससे व्यक्ति की क्या होती है? समायोजनात्मक क्रियाएं क्या होती है? निर्देशित होते हैं। ये क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होता है, तो प्रत्येक परिस्थिति के अंदर अपने आप को समायोजित करने का जो गुण होता है वो हमें नजर आता है इस व्यक्ति के अंदर। क्या होता है? अपने आप को समायोजित, यानी कि समायोजनात्मक क्रियाएं क्या होती है? इस शील गुण से क्या होती है? प्रेरित होती है। क्या होती है? इस शील गुण से प्रेरित होती है। और इस व्यक्तिगत शील गुण को क्या कर दिया गया था? ऑलपोर्ट के द्वारा आगे 3 भागों में। अब व्यक्तिगत शील गुण को आप समझ जाएंगे कि आगे इसने जो 3 भागों में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती। कौन सी बात करेंगे? कोऑर्डिनल की बात करेंगे। जो कोऑर्डिनल ट्रेट जो है हमारी, कोऑर्डिनल ट्रेट का मतलब कोऑर्डिनल डिस्पोजिशन जिसे हम बोलते हैं। कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शील गुण, कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती या कोऑर्डिनल शील गुण का मतलब क्या होता है? जो एक ऐसा शील गुण जो व्यक्ति में इतना ज्यादा व्यापक होता है कि उसके प्रत्येक व्यवहार में हमें नजर आए। क्या होगा कोऑर्डिनल का मतलब? कि एक व्यक्ति के अंदर ये इतना ज्यादा व्यापक या मजबूत होता है कि उसके प्रत्येक व्यवहार में हमें नजर आता है। क्या आता है? प्रत्येक व्यवहार में हमें नजर आता है। और इसका प्रत्येक व्यवहार क्या उसी कोऑर्डिनल शील गुण से प्रभावित होकर हमें दिखाई देता है। इसी कारण क्या होता है? उस शील गुण के अनुसार व्यक्ति क्या होता है? विश्वविख्यात होता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नजर नहीं आता दोस्तों, ये प्रत्येक व्यक्ति में नजर नहीं आ सकता। ये क्या है? गिने चुने कुछ ही व्यक्तियों के अंदर होता है। अब अगर मैं बात करूं अहिंसा, आप झट से बता दो कि गांधी जी है। रात को जगा के कि अगर आपको नींदों में भी मैं पूछूं मैं अहिंसा के पुजारी कौन है, तो आपको भी गांधी जी है। हाँ जी ठीक है, गांधी जी है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? गांधी जी का क्या है? अहिंसा क्या उनका एक ऐसा शील गुण है जो इतना ज्यादा व्यापक था कि उन्होंने कभी भी इसका मार्ग नहीं छोड़ा। चाहे कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आई, उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ गई, परंतु उन्हें अहिंसा का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा था। एक ऐसा शील गुण होता है, कौन सा? कोऑर्डिनल शील गुण। क्योंकि गांधी जी के अंदर ये कोऑर्डिनल प्रवृत्ति थी। कोऑर्डिनल प्रवृत्ति थी कौन सी? अहिंसा। कोऑर्डिनल प्रवृत्ति का मतलब एक ऐसा शील गुण, इतना व्यापक शील गुण जो उनके प्रत्येक व्यवहार उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। जो उनके प्रत्येक व्यवहार में प्रभावित होने के कारण उन्हें क्या करता है? विश्वविख्यात बनाता है। सब लोगों से क्या बनाता है? अलग बनाता है। सब लोगों से क्या बनाता है? अलग बनाता है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती। तो सीधा सीधा आप याद रख लेना कि इतना व्यापक, लिखने की तो जरूरत मेरे को लगता नहीं कि है, इतना व्यापक कि प्रत्येक व्यवहार में नजर आए। इतना सी बात याद रखना कि प्रत्येक व्यवहार में हमें नजर आए। अगली बात, ये तो था इसका पहला प्रकार। दूसरा जी, दूसरा कौन सा है इसका? दूसरा है दोस्तों इसका केंद्रीय पूर्ववर्ती। कौन सा है? केंद्रीय पूर्ववर्ती। अब देखिए केंद्रीय पूर्ववर्ती को हम क्या कहते हैं? देखिए केंद्रीय पूर्ववर्ती क्या होता है? केंद्रीय पूर्ववर्ती ऐसे शील गुणों को कहा जाता है। देखिए केंद्रीय पूर्ववर्ती एक ऐसे शील गुणों को कहा जाता है दोस्तों जो क्या है? जो हमारे लिए महत्वपूर्ण तो होते हैं। जिस प्रकार से कोऑर्डिनल क्या होता है? कोऑर्डिनल शील गुण हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम इसका मार्ग कभी भी छोड़ नहीं सकते, इसका साथ हम कभी छोड़ नहीं सकते। परंतु केंद्रीय पूर्ववर्ती गुण एक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं, परंतु इतने भी महत्वपूर्ण नहीं होते कि हम उनके ऊपर ही रहें। क्या रहें? हम उनके ऊपर ही रहें। केंद्रीय शील गुण वैसे शील गुणों को कहा जाता है दोस्तों जो व्यापक तो नहीं होते। इनको ये तो क्या होते हैं? ये व्यापक होते हैं। क्या होते हैं? ये व्यापक होते हैं। क्या होते हैं? ये व्यापक होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, परंतु ये क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रीय जो शील गुण है ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु ये व्यापक नहीं होते। परिस्थिति के अनुसार हम इनका साथ छोड़ सकते हैं। अब एक व्यक्ति है,
जो हमेशा सच बोलता है। अब एक दिन मान लो जो इसके सच की इस वजह से इसकी व्यक्ति की जान जाने वाली हो, तो क्या ये व्यक्ति सच बोलेगा? परंतु कोऑर्डिनल पूर्ववर्ती अगर उसके अंदर होगी तो व्यक्ति क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति हमेशा सच ही बोलेगा। जिस प्रकार से गांधी जी ने क्या किया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए हमेशा अहिंसा की बात की थी, असहयोग आंदोलन उनको रद्द करना पड़ा था, परंतु उन्होंने क्या किया था, अपने बहुत से आंदोलन इस हिंसा की वजह से उन्होंने त्याग दिए, परंतु उन्होंने कभी भी अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। परंतु केंद्रीय पूर्ववर्ती अगर ऐसा अगर गांधी जी के अंदर अगर अहिंसा अगर कोऑर्डिनल नहीं होकर केंद्रीय पूर्ववर्ती होता तो गांधी जी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अलग कर लेते कि नहीं यार कोई बात नहीं, अहिंसा नहीं तो अहिंसा करो, क्या दिक्कत है। तो वो उनके क्या होता, केंद्रीय पूर्ववर्ती उनके लिए महत्वपूर्ण था और इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। परंतु केंद्रीय पूर्ववर्ती वाला जो गुण होता है हमारे अंदर, वह गुण क्या होगा, वह गुण एक ऐसा गुण होता है जो हमारे लिए व्यापक नहीं होता, हमारे व्यवहार में हमारे लिए केवल और केवल क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये व्यापक नहीं होता, केवल क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और ये क्या है, परिस्थितियों के अनुसार हम इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ केंद्रीय पूर्ववर्ती शील गुणों के बारे में, तो केंद्रीय पूर्ववर्ती शील गुणों में देखिए अगर मैं बात करूं तो दो भावुक, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को देखकर हमें भावुकता, परंतु वो अगर व्यक्ति हमारा दुश्मन है तो उसको देखते हम भावुक नहीं होते। अगर हमारा अपना है, हमारा कोई प्रिय है तो हम उसको देखकर भावुक होते हैं। परंतु क्या है, भावुकता क्या हमारे अंदर गुण है, केंद्रीय पूर्ववर्ती गुण है जो हमें लोगों के प्रति भावुकता हमें दर्शाने को प्रेरित करती है। परंतु अगर सामने वाला व्यक्ति ही ऐसा हो जिसे हम पसंद ही ना करते हो तो भाई कुछ भी कर लो, भावुक नहीं होंगे उसके लिए। तो वो क्या होगा, केंद्रीय पूर्ववर्ती। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा क्या होगा दोस्तों, तीसरा है गौण पूर्ववर्ती। कौन सा होगा, गौण पूर्ववर्ती। कौन सा होगा दोस्तों, गौण पूर्ववर्ती। अब गौण पूर्ववर्ती दोस्तों कौन सा होता है, वह गुण जो हमारे व्यवहार में ना तो व्यापक होगा और ना ही महत्वपूर्ण होगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे व्यवहार में कम अर्थपूर्ण होता है। क्या होता है, कम अर्थपूर्ण होता है। और कम ही क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, इसकी संगति भी कैसी पाई जाती है, हमारे व्यवहार में कम संगत पाई जाती है। इसके व्यवहार में हमारे अंदर जो कभी कभी नजर आए, क्या है, कभी कभी नजर आए, जो कभी स्पष्ट रूप से ना नजर आता हो, स्पष्ट रूप से कभी भी नजर नहीं आता हो, तो ऐसा गुण कौन सा होगा, हमारा गौण पूर्ववर्ती। केंद्रीय कोऑर्डिनल का मतलब व्यापकता से भरा हुआ गुण, जो कभी भी हम व्यक्ति की जान चली जाए परंतु वह उसका साथ नहीं छोड़ता। केंद्रीय पूर्ववर्ती व्यापक तो नहीं होता परंतु महत्वपूर्ण होता है। वो गौण पूर्ववर्ती ना तो व्यापक होता है ना महत्वपूर्ण होता है। ये कभी कभी ही नजर आएगा और कभी कभी इसकी जो व्यवहार की जो संगतता होती है वो हमारे अंदर बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पढ़ लिया है ऑलपोर्ट का शील गुण का सिद्धांत। आशा करता हूं आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि कहीं आपको कौन से टॉपिक में, कौन से बिंदु में आपको दिक्कत है, तो उस टॉपिक को दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बताया करो, कमेंट करके सुझाव भी दिया करो कि हमें क्या बदलना चाहिए और किस तरह से हमें क्लासेस के अंदर कुछ नया करना चाहिए। तो आपके सुझाव क्या है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज के सेगमेंट में हमने ऑलपोर्ट का सिद्धांत पूरा पढ़ लिया है दोस्तों। अगले सेगमेंट में मिलते हैं एक नए बिंदु पे, एक नए सिद्धांत पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।